बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। राज्य में उप मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहे घमासान के बीच तारकिशोर प्रसाद को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा बेतिया से विधायक रेणु देवी को भाजपा विधानमंडल दल का उपनेता घोषित किया है। एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री का दर्जा भी दिया जा सकता है। चुनाव परिणामों के विश्लेषण से पता चलता है कि नई विधानसभा में 68% मान्यों के खिलाफ अदालतों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। नई विधानसभा में ऐसे सदस्यों की संख्या में 10% का इजाफा हुआ। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा के एक और राजद के एक सदस्य को छोड़ चुने गए 241 विधायकों के हलफनामे के अनुसार 163 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज। नई विधानसभा में 51% यानी करीब 123 पर हत्या, अपहरण, हत्या के प्रयास और महिला के प्रति अपराध जैसे गंभीर आरोप। इनमें से 19 पर हत्या, 31 पर हत्या की कोशिश तथा 8 पर महिलाओं के प्रति अपराध का मुकदमा लंबित है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को जम्मू और कश्मीर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों का प्रभारी नियुक्त किया। पार्टी नेता अरुण सिंह द्वारा हस्तक्षेप आदेश रविवार को जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने स्वयं ये नियुक्ति की है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव के बाद राज्य की भाजपा शासित सरकार के पक्ष में बहुमत के बाद अब नगरीय निकाय और त्रिकोणीय पंचायत चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर हैं। सीएम योगी सबसे पहले जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनका भव्य स्वागत किया। जिसके बाद सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। शीतकाल के लिए आज ब्रह्म मुहूर्त में बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 5:30 बजे शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ हुए हैं बंद। इस दौरान दोनों सीएम मौजूद रहेंगे। कपाट बंद होने के बाद सीएम योगी और त्रिवेंद्र सिंह रावत बद्रीनाथ के लिए होंगे रवाना। बद्रीनाथ के कपाट भी बंद होने वाले हैं। खुदरा कारोबारियों के संगठन कैट ने रविवार को बताया कि इस दिवाली के दौरान देश भर में बड़े बाजारों में करीब 72,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई। कैट के अनुसार इस साल की दिवाली के दौरान चीनी सामानों के बहिष्कार के लिए कैट के आह्वान पर कोई चीनी सामान नहीं बेचा। चीन को 40,000 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। दिवाली पर चीन को भारी नुकसान। कोरोना महामारी के चलते ध्वस्त हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए G20 समूह का आगामी शिखर सम्मेलन मील का पत्थर होगा साबित। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। वहीं शिमला में कुफरी नारकंडा के सीजन की पहली बर्फबारी हुई। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल समय से बहुत पहले ही हाफ देने वाली ठंड पड़ सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते सोमवार को दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकता है। दिवाली के बाद पटाखों के धुएं से लोगों को बड़ी राहत मिली है। हरियाणा, पंजाब समेत दिल्ली एनसीआर के उत्तर भारत में बारिश से जल्द बढ़ेगी ठंड। देश में कोरोना वायरस के संक्रमणों की संख्या 88,45,127 पहुंची। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,548 नए मरीज मिले। 435 लोगों की हुई मौत, जबकि 24 घंटे में 43,851 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली। देश में कोरोना संक्रमणों के जान गंवाने वाली संख्या अब 1,30,070 हुई है। कोरोना से अब तक 82,49,589 लोग हुए हैं ठीक। फिलहाल 4,65,478 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। नवंबर में हर घंटे 4 लोगों की हुई है मौत। अकेले रविवार को दिल्ली में 95 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में मौत का यह तीसरा बड़ा आंकड़ा। नवंबर में ही कोरोना से दिल्ली में अब तक 1103 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोरोना से रोज होने वाली मौतों के मामले में भारत दुनिया में अब चौथे स्थान पर खिसक गया। भारत में पिछले 7 दिन में कुल 3626 मौतें हुई हैं, जो अमेरिका के मुकाबले आधे से भी कम है। रोजाना मौतों के आंकड़ों को देखें तो भारत में दुनिया की सिर्फ 5.21% मौतें रही हैं। दिल्ली और बिहार में ऐसे राज्य हैं जहां पिछले महीने मौतों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि बाकी सभी राज्यों में मौतों की रफ्तार कम हुई है। इसकी वजह से मौतों के आंकड़े गिरे हैं। अगर यही ट्रेंड बना रहा तो 4 से 5 दिन में भारत रोजाना मौतों के मामले में 5वें स्थान पर खिसक जाएगा।
भारत ने गिलगित बल्तिस्तान में चुनाव कराने के फैसले को लेकर पाकिस्तान की निंदा करते हुए कहा कि सैन्य कब्जे वाले क्षेत्र की स्थिति को बदलने के लिए की गई किसी भी कार्रवाई का कोई कानूनी आधार नहीं है। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को लगेगा कोरोना वायरस का टीका। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने कहा है कि हम अगले साल ओलंपिक स्टेडियम में दर्शकों की मेजबानी कर सकते हैं और दर्शक सुरक्षित माहौल में लुत्फ उठा सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना काल में बंद हुए मंदिरों को खोल दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के कारण सभी धार्मिक स्थलों को खोलते हुए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। शिरडी में भी साईं मंदिर को खोल दिया गया है। भाई दूज के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत दिग्गजों ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिकी चुनाव में जीत के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मदद करने उनके पति अपनी नौकरी छोड़ने जा रहे हैं। डग एमहाफ अपनी पत्नी की मदद के लिए नौकरी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के पाली जिले में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया और कहा कि मुझे विश्वास है कि ये स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है, मुझे देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण का अवसर दिया था और अब द्रोणाचार्य विजय वल्लभ जी की स्टैच्यू ऑफ पीस के अनावरण का सौभाग्य मुझे मिला। साल 2021 और 22 का बजट बना रही है सरकार। उद्योग, चैम्बर, किसान संगठन, विभिन्न तरह के कारोबार से जुड़े संगठन, कर्मचारी संगठन, राजनीतिक दल आदि सभी वित्त मंत्री के सामने अपनी सलाह रखते हैं। ये एक अच्छी बात है कि सरकार ने देश के हर नागरिक को बजट के बारे में अपने सुझाव देने के भी एक मंच दिया है। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करेगी आरजेडी। 15 सीटों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी चल रही है। आरजेडी सूत्रों की माने तो जनादेश नीतीश कुमार के खिलाफ था और शासनादेश से ये कठपुतली सरकार बनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह जारी है। आलाकमान पर सिब्बल का एक बड़ा निशाना सामने आया है। एक अखबार से सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस लीडरशिप ने हार को अपनी नियति समझ लिया है। बिहार के वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की को जिंदा जला दिया। घटना के 15 दिन बाद भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने से गुस्साए लोग सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने मुनकाद अली को उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद से हटाकर भीम राजभर को पार्टी की कमान सौंपी है। राजभर के जरिए बसपा की नजर सूबे के अति पिछड़ी जाति के वोटों को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। हार मानने को तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने ट्वीट कर बोला, मैंने जीता है चुनाव। ट्रंप ने जो बाइडेन की जीत को मानी थी, लेकिन उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। 25 साल की महिला पेज मिडलस्टर्स को उनके सरफिरे बॉयफ्रेंड ने इतना मारा कि वो बेहोश हो गई, क्योंकि इस शख्स को लगा था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही है। हालांकि इस घटना के बाद उन्होंने पुलिस में जाकर अपने बॉयफ्रेंड की शिकायत दर्ज की और उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। अमेज़न कंपनी को चूना लगाने वाला शख्स गिरफ्तार हो चुका है। लखनऊ साइबर सेल ने मास्टरमाइंड सत्या को जालौन से पकड़ा। ऑनलाइन ऑर्डर देकर कंपनी के खाते से करोड़ों रुपए की हेराफेरी करता था। यूपी के गाजीपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो कार बहलोलपुर गांव के पास आम के पेड़ से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 9 लोगों के घायल होने की खबर। यूपी के कानपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पथराव किया। घटना में एक युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में देर रात रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट, लेकिन इस बारिश ने हवा के बढ़ते प्रदूषण का स्तर को काफी कम किया है। लखनऊ का AQI लेवल 61 दर्ज किया गया है। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल अपने टैरिफ की कीमत में 15 से 20% तक इजाफा करने जा रही है। इससे पहले वोडाफोन, एयरटेल और जियो ने पिछले साल टैरिफ की कीमतें बढ़ाई थी। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया को डिजिटल मंच से बड़ा इजाफा हुआ है। कंपनी ने 2 लाख से ज्यादा कारों की ऑनलाइन बिक्री की है। कंपनी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली में दोबारा से लॉकडाउन नहीं लगाने की निर्णय लिया है। सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण का तीसरा फेज अब धीरे धीरे कम हो रहा है। यूपी के रायबरेली में बैन के बावजूद भी की गई हार्श फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। हार्श फायरिंग के चलते अक्सर दर्दनाक घटनाएं सामने आती हैं। डीजीसीए ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके तहत चुने गए उम्मीदवार 7,15,000 महीने तक का वेतन पाने के हकदार होंगे। डीजीसीए ने फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। केंद्र सरकार का भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों पर बड़ा एक्शन सामने आया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की तस्वीरें उनके गुनाह के साथ थानों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएंगी। गुजरात के अहमदाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। अहमदाबाद में बापूनगर विस्तार में सरेआम फायरिंग की गई और तलवार से केक कटिंग करने वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है। चुनाव खत्म होते ही नक्सलियों ने दस्तक दे दी है। बिहार के डुमरिया प्रखंड में बोदी बिगहा गांव में नक्सलियों ने पंचायत भवन को निशाना बनाया और डायनामाइट लगाकर पंचायत भवन को ध्वस्त कर दिया। इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। जम्मू कश्मीर के भारत पाक सीमा पर शहीद हुए भारतीय सेना का जवान और असम का बेटा हरधन राय ने देशभक्ति और कर्तव्य की अनोखी मिसाल दी है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वीर शहीद के शव को श्रद्धांजलि अर्पित की। कुविस्की ने हाल ही में शेफील्ड शील्ड में लगातार 2 मैचों में दोहरे शतक लगाए थे, जिसके बाद हर तरफ हो रही है ऑस्ट्रेलियाई युवा बल्लेबाज की चर्चा। गिलक्रिस्ट टेलर ने भारत के खिलाफ खेलने की मांग की है।